एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का। आज हम स्टार्ट करेंगे सम इम्पॉर्टेंट डेट्स। कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको सोर्स में दी हुई हैं, वो हम लर्न कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि एग्जैक्ट उस ईयर में हुआ क्या था। ओके, फर्स्ट बात करते हैं 1774। लुई 16 बिकम्स किंग ऑफ फ्रांस। 1774 में लुई 16 जो था वो फ्रांस का किंग बना था और फेसिस एम्प्टी ट्रेजरी एंड ग्रोइंग डिसकंटेंट विद इन सोसाइटी ऑफ द ओल्ड रेजिमे। और जब वो राजा बन गया था उसने फेस किया था कि उसका राजकोष बिल्कुल खाली है और सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया था। ठीक है, सोसाइटी सेटिस्फाई नहीं थी। 1789 कॉन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल की मीटिंग हुई। थर्ड स्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली और थर्ड स्टेट ने नेशनल असेंबली बनाई। द बास्टिल स्टोम्ड पीजेंट रिवोल्ट इन द कंट्री साइड। बास्टिल जो थे उस पर धावा बोल दिया गया और जो किसान हैं उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। 1791 अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग एंड टू गारंटी बेसिक राइट्स टू द ऑल ह्यूमन बीइंग। एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया जिसमें राजा के जो पावर्स थी उनको सीमित कर दिया गया और जो बेसिक राइट्स थे ह्यूमन बीइंग के उनको उनकी गारंटी दी गई। ठीक है। 1792 से 93 फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक। फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। द किंग इज़ बीहेडेड। सिर काटकर राजा को मार दिया गया। ओवरथ्रो ऑफ द जैकोबिन रिपब्लिक, अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। जैकोबिन रिपब्लिक का पतन हो गया और फ्रांस पर डायरेक्टरी का रूल आ गया। 1804 नेपोलियन बिकम्स एम्परर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन एम्परर बन गया फ्रांस का। एनेक्सेस लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, और उसने कब्जा कर लिया यूरोप के बहुत बड़े पार्ट पर। 1815 नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू। नेपोलियन हार गया वाटरलू पर। ठीक है, हमारा सोर्स कंप्लीट हो गया है। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था और कॉन्स्टिट्यूशन की बातें अब अप्लाई करनी शुरू हो गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी। तो कैसे आई वो देखते हैं। लास्ट में वीडियो में हमने पढ़ा ही था कि असेंबली जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने नेशनल असेंबली बना ली थी और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और राजा ने मान भी लिया था कि ठीक है, आप नेशनल असेंबली हो और आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो। ठीक है। Okay, the National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791। जो नेशनल असेंबली का ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का 1791 के अंदर। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। उसका मेन उद्देश्य यही था कि राजा की पावर्स को सीमित करना। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ being concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to different institutions, the legislature, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। भाई पहले पावर क्या थी, एक ही हाथ में थी। ठीक है, अब पावर को अलग कर दिया गया है और असाइन कर दिया गया है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। मतलब अब पहले पावर एक ही हाथ में थी, अब 3 जगह पावर बट गई है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर। ठीक है। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस तरह फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। फिगर 7 एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। फिगर 7 एक्सप्लेन करेगी कैसे न्यू पॉलिटिकल सिस्टम ने काम किया। ठीक है, देख लेते हैं फिगर 7। फिगर 7 के अंदर आप इसे देख सकते हैं। सबसे नीचे देखिए, सिटीजन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पैसिव सिटीजन्स, एक एक्टिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीज़न कौन लोग थे, जिन लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे और कितने लोग थे वो 3 मिलियन मैन थे, वो 3 मिलियन आदमी थे वो। और वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25। और वुमेन, चिल्ड्रन और जो यूथ युवा पीढ़ी थी हमारी 25 ईयर से कम वाले वो वोट नहीं कर सकते और 3 मिलियन मैन थे वो वोट नहीं कर सकते। एक्टिव सिटीज़न कौन थे, एंटाइटल टू वोट, ये वोट कर सकते हैं। अबाउट 4 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। 28 मिलियन में से सिर्फ 4 मिलियन लोग ही वोट कर सकते थे। क्लियर है। तो 2 टाइप के सिटीज़न हो गए, एक्टिव सिटीज़न और पैसिव सिटीज़न। अब ये इनका रोल क्या है एक्टिव सिटीजन्स का, ये वोट करते थे तो 2 चीज़ों के लिए। ये वोट करते हैं इलेक्टर्स को चुनने के लिए, 50,000 इलेक्टर को चुनने के लिए, और ये सीधा वोट करते हैं एक जज को चुनने के लिए। क्लियर है।
जब इलेक्टर्स चुन लिए गए तो इलेक्टर्स चूज़ करते हैं, वोट करते हैं नेशनल असेंबली के लिए। 745 मेंबर्स हैं, 745 मेंबर्स चुनने के लिए। नेशनल असेंबली कंट्रोल करती है दो चीज़ें, मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है और किंग को कंट्रोल करती है। तो इस तरह ये हमारा जुडिशरी हो गया डिपार्टमेंट, ये एग्जीक्यूटिव, ये लेजिस्लेचर। क्लियर है? इस तरह हमारा पॉलिटिकल सिस्टम काम करना शुरू कर दिया उसने। The Constitution of 1791 wasted the power of make laws in the National Assembly। भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, उसने अथॉरिटी दे दी कि भाई नेशनल असेंबली ही सारे कानून बनाएगी, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुई है वही सारे कानून बनाएगी। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। ये सिर्फ एक्सप्लेन किया हुआ है आपकी उस फिगर को कि सिटीजन्स जो है वोट करते हैं इलेक्टर्स के लिए, ठीक है, हु इज टर्न चूज़ द असेंबली, और फिर उसके बाद इलेक्टर्स चूज़ करते हैं नेशनल असेंबली। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। सारे सिटीजन्स को राइट नहीं होता वोट करने का। ओनली men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a labor's wages were given the status of active citizen, that is they were entitled to vote। अच्छा, सिर्फ किन आदमियों को, किन मेन को वोट करने का अधिकार है? जो सबसे पहली कंडीशन 25 ईयर्स एज के हों, उससे ऊपर के हों, और जो टैक्स पे करते हों कम से कम कितना, 3 दिन की लेबर की वेज के बराबर टैक्स पे करते हों, वो एक्टिव सिटीजन्स की लिस्ट में आएंगे और वही वोट कर सकते हैं। क्लियर है? द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स, ठीक है, और बाकी जितने भी मेन और वुमेन बच गए हैं वो पैसिव सिटीजन के अंदर आएंगे। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर and then as a member of assembly a man had to belong the highest bracket of taxpayer। अगर आपको इलेक्टर बनना है या फिर आपको नेशनल असेंबली का एक मेंबर बनना है तो आपको हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर की काउंटिंग में आना होगा, तभी आप मेंबर बन सकते हैं। क्लियर है? ये मतलब उस फिगर 7 जो थी उसका डिस्क्रिप्शन आपको पूरा दिया हुआ है। क्लियर? The Constitution begin with the Declaration of Rights of Men and Citizens। Constitution start हुआ एक डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र हुआ कि लोगों के राइट्स को लेकर और सिटीजन्स के राइट को लेकर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर हो गया कि क्या राइट्स होंगे मैन के और सिटीजन के। ठीक है, राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ were established as natural and alienable rights, that is they belong to each human being by birth and could not be taken away। अच्छा, राइट्स की घोषणा हुई कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में ही, तो कौन कौन से राइट्स थे? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी बोल सकते हैं अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग, अपने थॉट्स को लेकर आप आराम से कुछ भी बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। लॉ के आगे सब बराबर हैं, और ऐसे ये राइट्स जो हैं, इन राइट्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल एंड अलाइनेबल राइट्स। ठीक है, अलाइनेबल राइट मतलब जो अलग नहीं किया जा सकता आपसे, आपको राइट मिल गए हैं और इनको ही जन्मसिद्ध अधिकार बोले जाएंगे, यही जन्मसिद्ध अधिकार होंगे और ये नहीं लिए जा सकते किसी से भी। ठीक है, इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। ये ड्यूटी है स्टेट की, गवर्नमेंट की, कि वो ध्यान रखे हर बंदे के नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करे। क्लियर? ओके, रीडिंग पॉलिटिकल सिम्बल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमें बॉक्स 1 में दिए हुए हैं। द मेजॉरिटी ऑफ मेन एंड वुमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट। भाई 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी थी मेन एंड वुमेन की जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। सो इमेजेस एंड सिम्बल्स वर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग वर्ड्स ऑफ कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट आइडियाज। इमेजेस एंड सिम्बल्स का यूज़ किया जाता था, वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता था उनके लिए। ठीक है, द पेंटिंग बाय ली बार्बियन uses many such symbols to convey the content of the Declaration of Rights। तो ये पेंटिंग जो बना रखी है ली बार्बियन ने बना रखी है, और इसने बहुत सारे सिम्बल्स का यूज़ किया है इसमें, ये समझाने के लिए कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में क्या क्या था। ठीक है, लेट अस ट्राई टू रीड दीज सिम्बल्स। चलो इनको सिम्बल्स को पढ़ते हैं अब हम। फर्स्ट सिम्बल आप देख सकते हैं,
द ब्रोकन चेन, फर्स्ट ब्रोकन चेन, टूटी हुई चेन. चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स, चेन्स का काम था स्लेव्स को बांध के रखना. ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री. एक ब्रोकन चेन से पता चलता है कि अब स्लेव्स आज़ाद हो गए हैं, अब उनको कोई बांध के नहीं रखेगा. ठीक है, देखते हैं द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसिस. बंडल ऑफ रॉड्स को ही हम फेसिस बोलते हैं. भाई रॉड को, अगर बहुत सारी रॉड्स को आप एक साथ बांध देंगे तो क्या होगा, आप उस रोड को तोड़ नहीं सकते हैं. अगर आप एक रोड को तोड़ने जाएंगे तो आप उसको तोड़ सकते हैं. तो वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन, एक रोड इजीली टूट सकती है, बट नॉट एन एंटायर बंडल. एंटायर बंडल आप तोड़ नहीं पाएंगे. तो इसका मतलब है स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, एकता में ही बल है. एक आई बनी हुई है ट्राइंगल में और वो रेडिएट कर रही है लाइट. द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट. ठीक है, द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज. जो ये आँख है वो नॉलेज के लिए, नॉलेज को सिम्बलाइज करती है. द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस. जो सन की रेज आ रही हैं वो अज्ञानता के अंधेरे को ख़त्म कर देंगी. सेप्टर, सेप्टर ये होता है, राजदंड होता है. ठीक है, जो ये डंडा सा दिखाई दे रहा है इसको हम सेप्टर बोलते हैं, राजदंड. सिंबल ऑफ रॉयल पावर. रॉयल पावर मतलब राज्य के अधिकार के बारे में बताता है. ये रॉयल पावर है का सिंबल, ये एक रॉयल पावर का सिंबल है. स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग. स्नेक बाइट कर रहा है, अपनी ही टेल को खा रहा है और ये रिंग की फॉर्म में बन रहा है. तो ये किस चीज़ का सिंबल है? सिंबल ऑफ इटर्निटी. मतलब एक कुछ कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ का सिंबल है. इटर्निटी मतलब अनंत काल तक चलने वाली चीज़ का सिंबल है. रिंग हैज़ नीदर बिगिनिंग नॉर एंड. ना तो इसकी बिगिनिंग है कहीं और ना इसका एंड है. क्लियर. रेड फ्राइजियन कैप. रेड फ्राइजियन कैप का मतलब क्या है? कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री. जब स्लेव आज़ाद हो गए तो उन्होंने ये रेड कलर की फ्राइजियन कैप पहननी शुरू कर दी थी. ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस. फ्रांस के नेशनल कलर्स कौन से थे? ब्लू, वाइट और रेड. द विंग्ड वुमेन मतलब परों के साथ एक वुमेन है. इस किस बारे में बताती है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ. लॉ के बारे में बताती है कि आज़ाद हो गया है सब कुछ. द लॉ टैबलेट. ये लॉ टैबलेट, इसमें कानून लिखे गए हैं. द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल. लॉ सबके लिए बराबर है. एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट. और उसके सामने सब इक्वल हैं. क्लियर. तो ये कुछ सिम्बल्स थे जो ली बार्बिन ने बताए थे. क्लियर. थैंक यू.